1947 का वो समय था जब एक पूरे राष्ट्र को दो हिस्सों में बांट दिया गया, और वो भी धर्म के नाम पर, और दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। उस विभाजन के दौर में बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के बजाय भारत में रहना पसंद किया। उन्हीं परिवार में जो कई पीढ़ियों के बाद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज के दौर में सरवाइव कर रहे हैं या सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार सर। नमस्कार। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हमारे गेस्ट आप ही हैं। तो सबसे पहले तो आपका परिचय जो हम लोग जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे दर्शक नहीं जानते, तो आप अपने बारे में बताएंगे। मैं मीडिया पर्सनालिटी हूं और मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंडियन थिएटर पे एमफिल और इंडियन सिनेमा पे पीएचडी किया था। उसके बाद मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मीडिया सेंटर है वहां पे प्रोग्राम ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर के रूप में तकरीबन 30 साल काम किया। ओके, तो 30 सालों के अंदर आपने बहुत सारे बदलाव किए भी होंगे, बदलाव देखे भी हैं। तो अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो हमने देखा है कि एजुकेशन के मामले में आप एक मुस्लिम है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि माना जाता है कि मुस्लिम शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान आज भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं, और इसका जो रीजन है, एक तो मतलब ये कि वो खुद भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि फेनेटिसिज्म की वजह से वो लोग एजुकेशन में ज्यादा आगे नहीं गए, और उनके जो घर वाले हैं उन लोगों ने भी अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया पढ़ाई की तरफ। जो भी घर में बिजनेस वगैरह होता था उसी में लगा दिया। किसी का अगर किसी की दुकान है तो दुकान में बैठा दिया, किसी की अगर लोहार का काम हो रहा है तो लोहार के काम में लगा दिया, किसी के यहाँ अगर बड़ी का काम हो रहा है तो बड़ी के काम में लगा दिया। मतलब ट्रेडिशनल जो चल रहा था, जो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा था फैमिली में, उसी में कारोबार में उन्होंने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को लगा दिया, और ये नहीं किया कि उनको एजुकेशन की तरफ ले जाते। तो उसमें उसकी जो जिम्मेदारी है वो मैं तो पेरेंट्स को मानता हूँ। ओके, तो उन्हीं की वजह से एजुकेशन में पिछड़ गए एजुकेशन में। अच्छा, जैसे अगर हम लोग 1947 से हमने जैसे शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की, तो 1947 में आपके परिवार के जो आपके पूर्वज थे वो भारत में ही रह गए थे। तो आपके परिवार के लोग जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो क्या उन्होंने पसंद क्यों नहीं किया कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए? हमारे दादा ने, जब लोग पाकिस्तान जा रहे थे, उनका नाम था छक्कन खान। और हमारे फादर फजल अहमद खान। जब लोग पाकिस्तान जा रहे थे तो इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम अपना देश छोड़कर नहीं जाएंगे, हमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान पसंद है। हम हिंदुस्तान की जमीन में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए और यहीं दफन होंगे, और हमें अपने मुल्क से प्यार है। अपना मुल्क छोड़कर हम किसी भी सूरत पर किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाएंगे। हमारे लिए पाकिस्तान गैर मुस्लिम मुल्क है, वो हमारा मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। लेकिन जब विभाजन हुआ था तब तो यही बात हुई ना कि मुस्लिमों का अपना देश पाकिस्तान। जी, तो उस जमाने में वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था, जिन लोगों ने ये फैसला लिया कि वो पाकिस्तान जाएंगे, वो पाकिस्तान चले गए और वो पाकिस्तानी हो गए। लेकिन जो लोग नहीं गए उन लोगों ने ये फैसला किया कि हम यहीं मरेंगे और हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तानी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मुल्क माना था। जी, मतलब उन्होंने धर्म के आधार पर बंटने से साफ मना कर दिया कि हम धर्म के आधार पर नहीं बंटेंगे, हम हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते हैं। ओके, तो जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, आपके परिवार के यहाँ लोग रह गए, तो आपके जैसे हमने देखा है कि आपका एजुकेशन लेवल अच्छा है, आपके परिवार में सभी लोग एजुकेटेड पर्सन हैं, और आज इस लायक है कि आपका इतना रुतबा है कि हम लोग भी आपका पॉडकास्ट करें, ये भी बहुत है ना। तो आपका जो एक लेवल बढ़ा, अगर हम लोग देखते हैं दूसरे लोगों का, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देश को अपना ही समझा, इसको भी, तो उनका जो इतना पिछड़ापन हुआ वो क्या लगता है? क्या राजनीतिक कारण रहे थे या क्या रहा आपके साथ? फेनेटिसिज्म, बैकवर्डनेस,
कि हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस नहीं है जी। और इसकी जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की थी कि उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। सिर्फ एक एजुकेशन ही वजह है इसकी? नहीं, बैकवर्डनेस की जो वजह होती है वो एजुकेशन ही होती है जी। क्योंकि आप तरक्की करते हैं, कोई भी मुल्क या कोई भी कौम तरक्की करती है एजुकेशन की वजह से, वही आधार है। और मुसलमानों ने एजुकेशन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से पीछे लगे सोसाइटी में। ठीक है, तो एक और बताएंगे कि जैसे कि अगर हम लोग आज़ादी की बात करते हैं 1947 से लेके अब तक बीजेपी का भी राज रहा है, कांग्रेस का भी रहा है और बहुत सारे मिली जुली गठबंधन की सरकारें भी हमने देखी हैं। आपको क्या लगता है कि इन जो परिवर्तनों के बीच में क्या मुसलमानों के लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐसा किया गया कि आप आगे बढ़े? देखिए, मुसलमानों के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। आप 1947 से लेके आज तक अगर आप देखें तो बहुत सारी गवर्नमेंट आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कि अलग से मुसलमानों के लिए कि ये जो पॉलिसी है ये इससे सिर्फ मुसलमानों को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। और पूरी दुनिया जानती है कि अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा मौजूदा सरकार के वक्त में। अच्छा, जैसे अभी मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो जो सत्ता है आज की तारीख में, जो एक सिस्टम है हमारा, जो सांसद होते हैं और ठीक है, ये ऐसे नुमाइंदे होते हैं जो जनता की आवाज या अपने हक की आवाज या अपने क्षेत्र की आवाज या अपने धर्म की या जाति की आवाज जो होती है, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज उठाते हैं। कहाँ पे? संसद में या लोकसभा या विधानसभा में, जहां पे भी होता है। लेकिन अगर हम आज के हालात को देखें तो हम लोग मुस्लिम समुदाय को उससे वंचित देख रहे हैं। बहुत कम है सांसद जो सत्ता में है, इस टाइम पे सत्ता के साथ है या सांसद है या कोई बड़ी पोस्ट पे है। तो अगर ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब कोई प्रतिनिधि आपका वहां पे है ही नहीं जहां पे आपके हक की आवाज उठनी चाहिए, आपके लिए जो कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, जहां पे सत्ता जो सरकार होती, कोई भी अगर कोई भी अलॉटमेंट होता है, जैसे फंड अलॉट करना है या आपको लगता है कि कोई समुदाय डाउन हो रहा है तो उसके लिए हित के लिए कुछ लाभकारी योजनाएं चलाई जाती है, तो वहां पे तो आपका प्रतिनिधित्व बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इसकी वजह क्या है? आपका सबसे अच्छा सवाल यही है। ये जो प्रतिनिधित्व है, इसकी जो कमी है पार्लियामेंट में मुसलमानों की, ये बहुत बड़ा कारण है मुसलमानों के पिछड़ेपन का। और उसकी वजह ये है कि मुसलमानों ने कभी भी सियासत में जाने के बारे में नहीं सोचा, और जबकि होना ये चाहिए था कि सियासत में पूरी तरह से मुसलमानों का दखल होना चाहिए था। एक तो उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और अब ये सूरत हाल है कि अब इतनी नफरत मुसलमानों के लिए लोगों के दिलों में भर दी गई है, जिसे भी भरी हो, वो सबको पता है, वो नाम लेने से क्या फायदा। इतनी नफरत भर दी गई है कि मुसलमानों को वोट देने से लोग कतराते हैं। इस वजह से पहली बात तो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो टिकट नहीं देती मुसलमानों को, और अगर टिकट दे भी दिया तो जो लोग हैं, दूसरी कौम के लोग हैं, मुसलमानों के अलावा जो दूसरी कौम के लोग हैं, वो वोट नहीं देते हैं। क्योंकि उनका ये है कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो मुसलमानों को ठीक कर रही है, तो उनको ठीक करने दो। वो उनको सही कर रही है जो भी कर रही है। मतलब जो अगर उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही तो सरकार ठीक कर रही है। हाँ, आगे नहीं बढ़ने दे रही तो सरकार ठीक कर रही है, और सरकार ठीक कर रही है तो उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक वजह बताई जाती है कि जैसे कि अभी हम लोग खबरों में पढ़ते हैं तो बहुत सारे घटनाएं देखते हैं हम लोग, आपराधिक घटनाएं अगर हम लोग बात करें या आतंकवाद की बात करें, तो वहां पे 90% जो नाम आते हैं वो मुसलमान होते हैं नाम। तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि सरकार भी या जो पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसे इस समुदाय को वोट या टिकट देने से डर रही है? कहाँ है आतंकवादी हिंदुस्तान में? बता दीजिए आप मुझे। नहीं, अफजल गुरु हो गए, नहीं आप, और याकूब मेनन हो गए। नहीं, अफजल गुरु ने जो किया उनको फांसी मिली। हाँ, नहीं फांसी मिली, या जो कसाब था वो कसाब यहाँ का नहीं था, पाकिस्तान का था। हाँ। हिंदुस्तान में कहाँ है टेररिज्म? जो टेररिज्म है, दाऊद भी तो भारत से ही था। नहीं, दाऊद बाहर का था, तो बाहर से यहाँ से चला गया वो। हाँ, तो जो इक्का दुक्का आप कह सकते हैं, लेकिन टेररिज्म जो है वो हिंदुस्तान से बाहर है, और सबसे ज्यादा टेररिज्म पाकिस्तान में है, और इसका खमियाजा पाकिस्तान भोग रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में टेररिज्म कहाँ है? और वैसे भी अगर आप देखें पूरी दुनिया में
जहां जहां भी टेररिज्म है, इंडियन आपको नहीं मिलेगा उसमें, शायद कोई मिल जाए। इंडियन मतलब कि हिंदू या हाँ, हिंदू या मुसलमान कोई भी, आपको इंडियन टेररिस्ट बाहर नहीं मिलेगा। वो नहीं, इंडियन टेररिस्ट है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। वो सिर्फ इक्का दुक्का जो आपने नाम लिया, एक दो ही थे जो जिनको फांसी चढ़ा दी गई या भगा दिया गया हिंदुस्तान से, बाकी कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में टेररिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। कश्मीर में जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान के जरिए किया जाता है, पीओके वगैरह। हाँ, पीओके या जो भी है वो पाकिस्तान उसमें शामिल है, वो सब पाकिस्तानी है। उसमें हिंदुस्तान, आप एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं दिखा सकते कश्मीर में। लेकिन कश्मीर के बारे में अगर जम्मू वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे भी तो मुस्लिम एरिया है, तो वहां पे बताया जाता है कि वहां पे तो सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं। कहाँ पत्थर मारे जाते हैं? कश्मीर के एरिया में बताया जाता है ना कि पहले जब मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आई तो उससे पहले सेना के जवानों को पीटा जाता था, उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे। तो वो भी तो वही तो दहशतगर्दी होती है सर, वो भी तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। हाँ, लेकिन कारखाने वगैरह की अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पे देखा होगा कि अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने थे वहां पे, चाहे फारूक अब्दुल्ला या और भी जितने भी, तो वो सारे मुस्लिम ही थे। तो उन्होंने अगर क्या अपनी कौम के लिए काम नहीं किया? जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्होंने नहीं किया, उनको करना चाहिए था। उनको करना चाहिए, जबकि वहां पे बहुत बहुत रिसोर्सेज हैं। कश्मीर में इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो हर कश्मीरी को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कश्मीर अभी पिछड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम सियासतदानों की ही है। ओके, मतलब उन लोगों ने काम ही नहीं किया, काम नहीं किया, तभी तो आज वो है, या वो चाहते कि आप पिछड़े रहे। बिल्कुल, जैसे कि होता है ना कि आप अगर कमजोर होंगे, दलित होंगे, तभी तो आप मदद मांगने जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो शायद यही वजह है, वही जिम्मेदार है इस बात के। अच्छा, एक और बताएंगे, जैसे अगर हम लोग आज की डेट में देखते हैं तो सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारी न्यूज वगैरह मिलती है जहाँ पे मुस्लिमों को ही टारगेट लिया जाता है कि हर अपराध से उनको जोड़ा जाता है और नारे लगते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। आपको क्या लगता है? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सियासत है। ये इन्हें वोट चाहिए और वोट हासिल करने के लिए एक खास तबके, एक खास मजहब के लोगों को, मुसलमानों को ही उन्हें टारगेट करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये मारकाट करने वाले हैं। इस तरह से करके वो उनको बदनाम करते हैं ताकि जो दूसरी कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसका वोट उन लोगों को मिल सके। मतलब वो सारा का सारा जो भी सिस्टम है वो सियासी है। वो देखिए, सारा मामला सियासी है और सारा मामला वोट पोलराइजेशन का है, यही है और कुछ नहीं है। सियासत, सिर्फ सियासत, वोट चाहिए, हर हाल में वोट चाहिए। मतलब वोट के लिए चाहे वो बूथ कैप्चरिंग हो या कुछ भी हो, हाँ, या ईवीएम हो। ईवीएम तो एलन मस्क ने साफ साफ कह दिया कि ये जो ईवीएम है उसको वो किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है, टेम्पर किया जा सकता है। जी। अच्छा, एक हम लोग बात कर रहे हैं मुस्लिमों की, तो अगर हम महिलाओं और बच्चों की बात ना करें तो वो भी बेकार है। तो अभी क्या है कि जैसे अगर मुस्लिम महिलाओं के बारे में देखते हैं तो एजुकेशन में भी पिछड़ी हुई है। अगर उनको देखेंगे, अगर हम कोई महिला है और उसका हस्बैंड नहीं कमा रहा है, तो जब वो महिला अगर कमाने के लिए जाती है तो उसके ऊपर भी बात करी जाती है कि क्यों जा रही है, या उसके ऊपर रोक टोक लगाई जाती है। या अगर वो नौकरी कर भी रही है तो उसको अपने बुर्का लगाना पड़ेगा, वो मतलब सारी चीजें माननी पड़ेगी तो ही वो कर पाते हैं। तो अगर हम दूसरे धर्म में देखें, चाहे हिंदू या दूसरे धर्मों में, तो वहां पे पूरी आजादी है कि आप महिलाएं जॉब कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, या अपने काम में अपने परिवार की मदद कर सकती है। तो मुस्लिम धर्म में क्यों? मुस्लिम धर्म में थोड़ा सा बैकवर्डनेस है, तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। वो वहां पे जो मेल हैं, इनसे ज्यादा जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं जी, उनको ये लोग घरों से नहीं निकलने देते हैं। हाँ, वही। और पढ़ने नहीं देते हैं। हाँ, एजुकेशन और आगे आगे नहीं जाने देते हैं। हालांकि अब थोड़ा सा माहौल बदला है, अब लड़कियां पढ़ रही हैं, निकल रही हैं, टॉप भी कर रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं, IT सेक्टर में भी आ रही हैं। अब थोड़ा सा बदला है माहौल। लेकिन ये अर्बन एरिया में बहुत अर्बन, हाँ, अर्बन। रूरल में तो अभी रूरल में तो अभी भी लड़कियों को बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। बाहर नहीं जाना है, बुर्के में रहना है। बुर्के में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन आप बुर्के में रह के भी ले सकते हैं। हाँ। आपको एजुकेशन लेना चाहिए, लेकिन एजुकेशन लेने से जो रोका गया है ये बहुत गलत है। इससे सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी
पिछड़ रही है इस वजह से ज्यादा ही हो रही है। अच्छा, एक ये यूसीसी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, यूनिफॉर्म। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? ये मुसलमानों के हक के लिए है या उनके विरोध के लिए? क्योंकि अगर सत्ताधारी पार्टी की बात करें या सरकार की बात करें तो उनके हिसाब से कहते हैं कि ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो कानून है वो शरिया है हमारा जी, शरिया, जो इमारत शरिया से चलता है। तो उससे ये बिल्कुल अलग है जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। भाई आपका अपना कानून है, आप अपने कानून के तहत जिंदा रहिए और जिंदगी गुजारिए। आप हमारे पीछे क्यों पड़े मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन आप मुसलमानों को उनके तरीके से जिंदगी गुजारने दीजिए ना, जैसे वो गुजारना चाह रहे हैं। लेकिन आप कहते हो कि मेरा देश है, आपने जैसे स्टेटमेंट शुरू में बोला था कि भारत हमारा देश है, तो अगर देश है तो उसके कानून तो मानने पड़ेंगे ना। हाँ, देश है, देश हमारा है, तो उसके लिए अलग अलग कानून कैसे हो? नहीं, अलग अलग कानून का क्या मतलब है? आप कह रहे हो ना, मुस्लिमों के लिए शरीयत का कानून रहेगा, उसके लिए नॉर्मल, तो ये तो डिफरेंट है ना। नहीं, मिसाल के तौर पर जैसे ये है कि अगर किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को तलाक दिया, मुसलमानों में ये नहीं है कि आप उसको नानो नफका दीजिए, ठीक है, नानो नफका का मतलब उसको जो पैसे खर्चा वगैरह दीजिए, वो नहीं है। तो अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड माना जाए तो वहां पे है, तो हम क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड को माने? हमारा तो तरीका अलग है ना, कि हमने अगर हमारे यहाँ किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को तलाक दिया तो उसका तरीका ये है कि वो उसका जो नानो नफका है वो हस्बैंड नहीं देगा, हस्बैंड को नहीं देना है, हस्बैंड बिल्कुल फ्री हो गया उससे। और देखिए, जो पहले होता था, अब तो खैर नहीं हो रहा है, पहले जो अपनी बीवियों को जला दिया करते थे हिंदू, इसीलिए तो जलाते थे कि उनको तलाक देने के बाद फिर उनको पैसा देना पड़ेगा, उनको मंथली देना पड़ेगा। तो मंथली दे नहीं सकते, तो नहीं दे सकते तो जला देते थे। और मुसलमानों में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हस्बैंड ने अपनी बीवी को इसलिए जला दिया कि उनको नानो नफका देना था, पैसा देना था। मुस्लिमों में तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है एक तरह से। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, बिल्कुल, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको दोनों तलाक देना है तो आप तलाक दे दीजिए। दोनों अगर सहमत नहीं हो तो आप तोड़ सकते हो उसको, तोड़ सकते हैं। तो ये ठीक है आपकी बात। लेकिन अभी जैसे अगर हम लोग बात करें कि मुस्लिमों के जो भी हैं अभी हालात है या पिछले कई सालों से उनकी उपेक्षा होती जा रही है, भविष्य क्या लगता है आपको भारत के अंदर मुस्लिमों का? देखिए, ऐसा है कि सियासी सूरत हाल हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी, एक दिन बदलेगी। अभी जुल्म हो रहा है, लेकिन एक दिन यकीन है हमें कि ये सूरत हाल, ये सिचुएशन बदलेगी और जो मुसलमानों के ऊपर जो भी जुल्म, जिस तरह का भी जुल्म हो रहा है, समाजी या सियासी जुल्म, वो एक दिन खत्म होगा, इस बात का यकीन है हमें। अच्छा, एक और बताएंगे, अभी जैसे वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था उसके ऊपर आप बताएंगे कि उसके लिए भी मुस्लिम बहुत सारे हल्ला मचा रहे हैं कि जी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, तो उसमें तो आपके फायदे के लिए बात हो रही है कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड सिर्फ इसलिए लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल, ताकि मुसलमानों की जो जमीन है उसको हथिया लिया जाए, उसको उनसे ले लिया जाए। अरे भाई, वक्फ बोर्ड बिल लाने की क्या जरूरत है? आप उसको सिर्फ मैनेज करा दीजिए। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है, वो जमीन कहाँ से आई है? वो जमीन आई है जो हमारे मुसलमानों में जो थोड़े से अमीर लोग थे, नवाब टाइप के लोग थे, हाँ, नवाब जागीरदार, उन लोगों ने अपनी जमीन दी थी वक्फ बोर्ड को कि इससे गरीबों का भला किया जाए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आपने एक सवाल किया था कि जो औरत तलाक दे दी जाती है, तो हाँ, 3 तलाक दे दी जाती है, तो उसका फिर क्या होगा? उसको आप लोग वो नहीं देते, नान नफका नहीं देते, और तलाक भी दे देते। वो मतलब अगर कोई अनपढ़ है औरत, उसके लिए तो जिंदगी बर्बाद है। हाँ, तो वो उसका हक है, वो जो अभी मैंने जिक्र किया, वक्फ बोर्ड का ये हक है कि वो उस औरत का पूरा ख्याल रखे और उसको सैलरी दे और उसके खाने पीने का पूरा इंतजाम करे। कितना सैलरी देते हैं आपके हिसाब से? नहीं, सैलरी अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन काम यही है,
वक्फ बोर्ड का यही काम है। अभी तो वक्फ बोर्ड का जिस तरह से उसका वो चलना चाहिए उस तरह से तो चल नहीं रहा। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो ये तरमीमी बिल जो आया है, अमेंडमेंट बिल, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो मकसद है वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उस प्रॉपर्टी को जो अमीर लोग हैं उनको देने का है। सिर्फ एक ही मकसद है। मतलब वो चाह रहे हैं कि जैसे जो लाखों करोड़ों एकड़ जमीन जो है उसकी सारा का सारा कॉर्पोरेट को यूज किया। हाँ, उसको लेके इनसे मुसलमानों से कॉर्पोरेट को दे दिया जाए। लेकिन जैसे सरकार बोल रही है कि जो जमीनें हैं जो भी है उनको अगर रीडेवलप कर दिया जाए तो उसका किराया भी ज्यादा मिलेगा, बहुत बताया जाता है। तो किराया ज्यादा मिलेगा तो उसका बेनिफिट्स वक्फ बोर्ड के जो मुस्लिम समुदाय है उन्हीं के ऊपर खर्च। नहीं तो आप क्यों कानून क्यों ला रहे हैं? आप क्यों कानून ला रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, आप उनकी हेल्प कीजिए कि वो ऐसा कर सके कि उससे बिल्डिंग्स बनाएं, स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, होटल्स बनाएं, जिससे इनकम आए, ताकि इनकम आए। और इस तरह की जो बेवा औरतें होती हैं या जो यतीम बच्चे होते हैं, ऑर्फन, उन लोगों की मदद हो सके। आप जमीन क्यों लेना चाह रहे हैं? आप तो पूरा का पूरा जो बिल है आपका वो वही इस पर टिका हुआ है कि आप वो जमीन और जो जायदाद है वो लेना चाह रहे हैं। आप उसको छोड़ दीजिए, मुसलमानों को करने दीजिए, वो करेंगे। तो मतलब आपके हिसाब से अब ये है कि अगर मुस्लिम जो है उनको अगर अपने आप को बदलना पड़ेगा, अगर हमको समाज के जो रफ्तार के साथ सेट होना है तो उनको जो एजुकेशन को अपनाना पड़ेगा, है ना? यही आपके कहने का मतलब है? अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और अपने आप को एजुकेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा ताकि वो बदलाव के साथ साथ सेट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल।